जी, आपका इस आज के फेसबुक में फिर से एक बार स्वागत है। और आज का टॉपिक थोड़ा संपूर्ण समाधान एक बुक है जो मैंने लिखी है, उसमें से है एक्चुअली। तो आज का वीडियो आज का जो टॉपिक है वो उनको तो ज़्यादा समझ में आएगा जिन्होंने संपूर्ण समाधान बुक पढ़ी है या सुनी है यूट्यूब में, और या मेरे बहुत सारे वीडियो सुन रखे हैं, तो उनको तो समझ में आएगा। अगर कोई नए नए आज इसको सुन रहे हों तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो संपूर्ण समाधान बुक को नीचे कमेंट से डाउनलोड कर लें। कमेंट्स में उसका लिंक होगा, मिल जाएगा आपको, तो उसमें से डाउनलोड कर लें और उसको पढ़ लें, क्योंकि ये क्या है, क्यों है। हालांकि मैं आज भी इसके बारे में पूरा बताने की कोशिश करूंगा कि आपको केवल आज सुन के भी समझ में आ जाए इसका, लेकिन फिर भी इसका जो मूल संदर्भ है, जो इसका मूल एक जिस कॉन्सेप्ट का ये पार्ट है, वो पूरा कॉन्सेप्ट संपूर्ण समाधान में है। तो पूरे कॉन्सेप्चुलाइज होने के लिए, पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, या इस आज के टॉपिक को पूरी तरह से समझने के लिए तो बुक को पढ़ना अनिवार्य है, तब आपको ये पूरा समझ में आएगा। मगर एक टॉपिक के रूप में ज़रूर मैं आज इसको इस तरह से रखने की कोशिश करूँगा कि आप इस वीडियो में भी बहुत कुछ समझ जाएं। फिर भी अगर किन्हीं को ये अच्छा लगे तो उस पुस्तक को आप ज़रूर पढ़िएगा, या उसको सुन सकते हैं यूट्यूब में। यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट चैनल है यूट्यूब में, वहाँ भी जाके आप इसको सुन सकते हैं। वहाँ ऑडियो में ये पूरी बुक पड़ी हुई है, फ्री है सब। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि संपूर्ण समाधान व्यवस्था में मनुष्यों का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया कि जैसे कितने तरह के लोग होते हैं जनरली, और ये क्लासिफिकेशन करने की क्या उपयोगिता है, यानी इसकी ज़रूरत क्या है, इसका क्या उपयोग है। कोई भी व्यवस्था में, जैसे आज भी तो मनुष्यों का क्लासिफिकेशन होता ही है कई तरह से। बहुत सारी चीज़ों का क्लासिफिकेशन करते ही हैं हम, कुछ समझने के लिए, कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ व्यवस्था करने के लिए, बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो वैसे ही मनुष्यों का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक सेंसिटिव है। सेंसिटिव ये है कि अगर इस टॉपिक को थोड़ा भी अदरवाइज लिया जाता है तो इसके बड़े नेगेटिव मीनिंग्स निकल के आते हैं, या इसके बड़े नेगेटिव अर्थ हो जाते हैं, बड़े नकारात्मक अर्थ हो जाते हैं। इसलिए ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। इसको पूरे ढंग से समझेंगे और पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। नहीं तो कहीं से थोड़ा बहुत देख सुन लेंगे तो इसके बारे में कंफ्यूज ज़्यादा होंगे और समझ में कम आएगा। तो इसलिए मैं इसकी ऐसे पहले भूमिका बना के चल रहा हूँ, और जब इसको बोलना शुरू करूँगा तो एक भूमिका बनाऊँगा पूरी। इसका उद्देश्य, इसकी उपयोगिता क्या है, क्यों ये किया जाता है। क्योंकि जब वस्तुओं का क्लासिफिकेशन होता है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वस्तुओं में कोई ऊंच नीच जैसा चीज़ होती नहीं। कुछ वस्तु छोटी है, कोई वस्तु बड़ी है, तो वो आपस में ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं करती कि अरे मैं तो इतनी छोटी सी और तुम इतने बड़े, और फिर उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऐसे करके वस्तुओं में नहीं होता। जीव जंतुओं में भी नहीं होता, जो मनुष्य को छोड़ के दूसरे हैं, वहाँ भी कुछ ऐसा खास ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। तो और मनुष्य के अलावा और कोई क्लासिफिकेशन करता भी नहीं है, वर्गीकरण करता भी नहीं है। और मनुष्य भी इस वर्गीकरण को क्यों करता है, तो मूल रूप से दो ही चीज़ों में ज़रूरत होती है। एक तो कुछ समझने के लिए, कि ताकि उन चीज़ों को हम समझ के और अपने अंदर एक डाटा के रूप में रख सकें, ताकि जब भी हमें उस डाटा की ज़रूरत पड़े तो इजीली निकाल सकें, कुछ हमारे अंदर समझ में आ जाए। और इसका उपयोग होता है जब हम कोई चीज़ सॉर्ट आउट करने चलते हैं या कोई व्यवस्था करने चलते हैं, तो उसमें कहीं इसका कहीं हर चीज़ का उपयोग होता है, हर जगह नहीं होता। जैसे हर चीज़ के अपने उपयोग हैं, अपनी उपयोगिता है, वैसे ही
इसकी भी अपना उपयोग है और अपनी उपयोगिता है। तो मनुष्यों का वर्गीकरण, मनुष्य कितने प्रकार का है, ये जो वर्गीकरण मैंने संपूर्ण समाधान पुस्तक में भी दिया है, और वहाँ तो पूरा बताया ही है इसके बारे में कि ये किस लिए है, क्यों है, क्या है। पर आज का ये टॉपिक है तो यहाँ पर भी मैं एज ए वर्चुअल अलर्ट के साथ में कि इस वीडियो को या तो पूरा सुने और या तो अभी बंद कर दें, इसको ना सुने, क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है। पूरा सुनेंगे तो ठीक से समझ में आएगा, नहीं तो आप कुछ का कुछ समझ लेंगे। इसी की 99% संभावना है। वर्गीकरण का मतलब रहता है कि जैसे एक पूरी मनुष्य जाति है, तो सीधी सी बात है, आप देखते ही हैं कि सभी मनुष्य एक जैसे होते नहीं हैं। उनमें बहुत प्रकार के अंतर होते हैं, बहुत प्रकार की विभिन्नता होती है। शरीर की बनावट में विभिन्नता होती है, शरीर के विभिन्न अंगों में विभिन्नता होती है। सबकी आंखें एक जैसी नहीं होती, सबकी नाक एक जैसी नहीं होती, सबका जो मुंह है वो एक जैसा नहीं होता, फेस सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती। सब में बहुत सारे प्रकार की विभिन्नता है। एक आदमी को यहाँ खड़ा करोगे, दूसरे आदमी को यहाँ खड़ा करोगे, माने आप 1000 लोगों को देखोगे तो आपको उनमें काफ़ी विभिन्नताएं मिलेंगी एक से दूसरे में। और शायद ही क्या, बल्कि ये कन्फर्म ही है कि किन्हीं भी दो लोगों को आप बिल्कुल एक जैसा कभी नहीं पा सकोगे। इवन अगर वो जुड़वा भी हैं, माने एक साथ पैदा हुए हैं और शकल सूरत में लगभग एक जैसी दिखते हैं, मोटा मोटा उनमें अंतर नहीं होता, मगर फिर भी उनमें आप अंतर ढूंढना चाहोगे तो आपको मिल जाएंगे। उनके शरीर का वजन अलग हो सकता है, उनकी चेस्ट का माप थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, उनकी नाक नेक्स का माप थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, उनकी हाइट थोड़ी बहुत अलग हो सकती है। कुछ ना कुछ अंतर आपको मिल जाएंगे। तो ये जो अंतर होते हैं, इन अंतर का कोई फर्क पड़ता है जीवन में, और उसमें कई अंतर बड़े बड़े होते हैं। जैसे ये तो मैंने शरीर के अंतर बताए, कई अंतर ऐसे बड़े हो सकते हैं कि भाई किसी के दिमाग की संरचना में या किसी के दिमाग की उसमें बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। एक बिल्कुल ऐसा कोई आदमी हो सकता है जिसको पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल कोई रुचि नहीं है। उसका ऐसा मस्तिष्क हो सकता है कि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, रुचि ही नहीं है। सब सुविधा है उसके पास, वो पढ़ लिख सकता है, मगर उसको इंटरेस्ट नहीं है। एक दूसरा बच्चा है कि उसको बहुत इंटरेस्ट है और वो पढ़ता लिखता भी है, उसको वैज्ञानिक बन जाता है, या कोई बहुत बड़ा दार्शनिक बन जाता है, या कोई बहुत बड़ा किसी भी विषय में बहुत गहरे चला जाता है। तो आप सोचो, दोनों के दिमाग की संरचना में इनमें अंतर होगा, और यहाँ से लेके और यहाँ तक के बीच में कितने सारे दिमाग होंगे जो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर जाएंगे, कहीं ना कहीं वो सेट कर जाएंगे। तो क्या होता है कि मनुष्यों को समझने के लिए जिन भी लोगों को इस प्रकार के विषयों में इंटरेस्ट होता है, ख़ास तौर से फिलॉसफी में, साइकोलॉजी में, सोशोलॉजी में, मनुष्य के बिहेवियर को जानने में, कहीं कंपनी में कोई काम कर रहे हैं तो सुपरवाइज़र को, क्योंकि उसको ये सब समझना होता है कि आदमी कितने तरह के होते हैं, उनको कैसे टैकल किया जाए, क्या किया जाए कि उनसे वैसी आउटपुट आप ले सकें जैसी आपको चाहिए। तो इस प्रकार की बहुत सारी ढेरों दुनिया में एक्सरसाइज होती हैं, ढेरों इस प्रकार के स्टडीज़ होती हैं जो विभिन्न जगह काम आती है। लेकिन साथ ही इनसे ऐसा मैसेज भी मिलता है कि भाई हर आदमी अलग अलग तरह का होता है, और इसमें चूंकि आज का अर्थशास्त्र ऐसा है कि हर प्रकार की चीज़ का वो मूल्यांकन जैसे करता है, और वो मूल्यांकन होता है उसकी कि वो चीज़ कितनी मूल्य वाली है समाज में। जैसे बुद्धि का आजकल काफ़ी मूल्य होता है, तो बुद्धि वाले जितने भी जॉब हैं उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है। तो जितने भी बुद्धि वाले लोग हैं वो ऐसा समझते हैं कि वो बड़े हैं, महान हैं, उनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। जिनमें बुद्धि नहीं है और वो उतने बड़ी सैलरी के, बड़ी अर्निंग के जॉब नहीं ले पाते, तो उनको लगता है कि वो छोटे हैं, हीन हैं, और उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ये खतरा बना रहता है। और विभिन्न जात पात में आप देख ही रहे हैं
कि ये खतरा पूरा का पूरा है। वहाँ जाति से भी लोग लगता है कि कुछ जाति से लगता है कि ये महान है, कुछ जाति से लगता है कि ये हीन है। वो भी एक तरह का कभी किसी टाइम का कोई क्लासिफिकेशन ही रहा होगा, जो बाद में या तो गलत ढंग से आ गया या वो गलत ही रहा होगा, जिसने खोजा होगा वो गलत ही खोजा होगा, लेकिन उसकी वजह से दिक्कतें कितनी हैं। तो ये सेंसिटिव इशू होने की वजह से इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं अब इस विषय को शुरू करता हूँ यहाँ से, और मैंने किस आधार के लिए ये क्लासिफिकेशन किया है, उसका क्या उपयोग है, वो मैं यहाँ आपको पूरा बताने की कोशिश करता हूँ। मनुष्य, ये आप समझ ही गए कि विभिन्न प्रकार का होता है और इसको कई तलों पे इसके अंतर होते हैं। तो मैंने इसको 4 तलों पे वर्गीकृत किया है। पहला तल किया है कि ऐसी पर्सनैलिटीज कि जिनमें शिक्षा को लेके बहुत रुचि नहीं होती। मैंने उनको अगर आप सारी फैसिलिटी भी दे दें, सब कुछ बढ़िया, और आपको शिक्षा ही लेनी है अगले 15, 20, 25 साल तक, तो भी आप पाएंगे कि उनमें शिक्षा को लेके, कुछ ऐसा सीखने को लेके या कुछ समझने को लेके बहुत रुचि नहीं होती है। बस वो खेलना कूदना खाना इसी में, माने उनमें कोई विशेष, कोई ज्ञान को पाने में कोई जरा सी भी रुचि नहीं होती। मतलब ऐसे खेलते खाते पीते ऐसा ही थोड़ा बहुत कुछ सीख जाएं देख दाख के तो ठीक है, विधिवत कोई ऐसी शिक्षा लेने की उनकी रुचि नहीं होती। वो स्कूल में जाएंगे भी तो वहाँ बैठेंगे, इधर उधर देखेंगे, टीचर बोल भी रहा होगा सुनेंगे, अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, और समझ में ना आने का कारण इतना मात्र ही है कि उनको उसमें कोई रुचि नहीं, माने वो सुन ही नहीं रहे होते। मतलब एक तरह से ऐसे समझो कि कोई टीवी आपके सामने चल रहा है और आपने ऐसे दरवाज़ा बंद कर दिया, टीवी भी चल रहा है, वहाँ सब कुछ हो रहा है, मगर आप तक कुछ पहुँच ही नहीं रहा है। क्यों नहीं पहुँच रहा है? क्योंकि जिस बात से पहुँचता है वो चीज़ ही वहाँ पे बंद है, और वो क्या है? वो है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इनका नहीं होता, तो सीधी सी बात है, जब इनका इंटरेस्ट भी नहीं होता तो मानसिक रूप से उस तरह से डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता। जो डेवलपमेंट शिक्षा आदि के माध्यम से होते हैं वो तो नहीं होंगे। तो वो नहीं होंगे तो जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, माने डेवलप हो जाएंगे, माने ऐसे हो जाएंगे कि हाँ अब ये समाज में अपने किसी न किसी बात के लिए उतरेंगे, लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, किसी बात में सहयोग करेंगे, कुछ करेंगे, तो वहाँ पर ये ऐसी किसी चीज़ में सहयोगी नहीं बन पाएंगे जो बौद्धिक डेवलपमेंट से संभव होता है, क्योंकि वो उनमें इनकी रुचि नहीं रही तो इन्होंने कभी वो डेवलप नहीं किया। तो ऐसे लोगों को मैंने रखा है कि ये शारीरिक स्तर के लोग हैं। एक प्रकार का ये वर्गीकरण हो गया। दूसरा वर्गीकरण मैंने लिया कि वो ऐसे लोग जिनमें पढ़ने लिखने की और चीज़ें समझने की थोड़ी इच्छा होती है। मतलब इसको अगर मैं परसेंटेज में बोलूँ तो आपको परसेंटेज में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैंने 4 वर्ग में वर्गीकरण किया मोटा मोटा, तो उसमें आप ऐसा समझ सकते हो कि शिक्षा को लेके जो 25% तक इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब लगभग नहीं रखते हैं ऐसा समझो, क्योंकि 25% तो चीज़ें ऐसे ही सीखने में आ जाती हैं। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं भी है, जस्ट आप वहाँ जीते हो, आते हो, जाते हो, तो उतना आप ऐसे ही समझ जाते हो बिना कोई इंटरेस्ट के। माने ऐसे ही आप खाली बाजार में घूम के आओ, ऐसे ही 2-4 चीज़ें आपके कान में पड़ जाती हैं और आपके जानने में आ जाती हैं, आपका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, बस आ जाती हैं ऐसे। तो 25% आप समझो कि वो लोग वो शारीरिक स्तर वाले। फिर एक दूसरा मैंने वर्ग बनाया कि वो है मानसिक स्तर का वर्ग। तो मानसिक स्तर का वर्ग समझो कि अगर एजुकेशन के हिसाब से आप इस अंतर को समझेंगे तो वो 50%, माने कुछ उनकी जिज्ञासाएं होती हैं कुछ एक विषयों में, तो
थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ा वो जानना चाहते हैं, थोड़ा वो पूछते हैं, थोड़ा वो सुनते हैं स्कूल में जाके टीचर से, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा मतलब। तो ये हो जाते हैं मानसिक अवस्था के लोग। अब चूंकि थोड़ा पूछेंगे, थोड़ा सीखेंगे, तो सीधी सी बात है जब ये बड़े होंगे तो ये उन कार्यों को करने में सक्षम होंगे जिनमें थोड़ी समझ की ज़रूरत होती है, थोड़ी बौद्धिक समझ की। उनमें कोई बहुत बौद्धिक समझ की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे काम ही हैं बहुत सारे जो आप देखते ही हैं कि कोई काम ऐसे हैं जिनमें बुद्धि की कोई नाम मात्र की भी ज़रूरत नहीं होती है। वो ऐसे ही, बस आपका शरीर ठीक है, आप फिजिकली फिट हैं, तो आप उन कामों को कर सकते हैं। फिर कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं, आप थोड़ा बहुत समझते हैं, आपको थोड़ी सी ठीक से भाषा आती है, थोड़ा गणित आता है, थोड़ा व्यवहार करना आता है, थोड़ा चीज़ों को समझते हो, थोड़ा संदर्भ समझते हो, तो ऐसे कुछ काम होते हैं। जैसे डाटा मैनेजमेंट का हो, ऑफिशियल जैसे क्लर्क का काम हो, कोई हिसाब किताब का काम हो, थोड़ा बहुत। तो ये मानसिक अवस्था के लोग हो गए। फिर एक तीसरा मैंने उसमें लिखा है कि भावनात्मक अवस्था के लोग। भावनात्मक अवस्था के लोग शिक्षा के माध्यम से समझो तो वो 75% तक, माने 50 से 75, थोड़ा और ज़्यादा पूछने और जानने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। वो चीज़ों को और थोड़ा गहरे से जानना चाहते हैं। मानसिक अवस्था के आदमी की तुलना में उनकी थोड़ी और ज़्यादा रुचि होती है किसी चीज़ को समझने में, मगर उनकी रुचि भी 75% तक ही पहुंचती है, उसको क्रॉस नहीं करती। मतलब वो किसी चीज़ को पूरी तरह से जानना नहीं चाहते। उनका एक अपना टारगेट रहता है कि इतना जान लिया, बस हो गया अपना काम, उसके आगे उनको प्रश्न नहीं उठता, वो उतने में उनकी संतुष्टि हो जाती है। तो ये है भावनात्मक स्तर के आदमी। अब ये मैं आपको ये बाद में बताऊंगा कि ये मैंने नाम ऐसे क्यों रखे हैं उनके, इन स्तरों के। अभी आप इसका क्लासिफिकेशन और उसका ऐसे आप समझ लीजिए। तो ये थोड़े ज़्यादा समझदार होते हैं मानसिक स्तर के लोगों के मुकाबले। मतलब इनमें बहुत सारे गुण भी आते हैं, इसी स्तर से बहुत सारे गुणों का भी अंतर होता है। वो भी मैं आपको धीरे धीरे करके समझाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा विषय है। अगर इसको पूरी तरह से समझना है तो ये जो संपूर्ण समाधान नाम की बुक है उसमें पढ़ेंगे, उसमें ये पूरी तरह से एक्सप्लेन है, कंप्लीटली डिटेल में। यहाँ तो मैं आधा पौने 1 घंटे में आपको इसके बारे में जो एक मैक्सिमम एक आउटलुक रख सकता हूँ वो मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो ये भावनात्मक स्तर के लोग हो गए जो एजुकेशन की दृष्टि से समझें तो चीज़ों को 2/3 रूप में समझना चाहते हैं। मतलब 75% तक किसी चीज़ की गहराई में जाना चाहते हैं, किसी चीज़ को गहरे से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो ये भावनात्मक स्तर के लोग हो गए। और जो 75% से आगे का क्रॉस करते हैं, 75 से लेकर 100 तक, वो आप समझ लीजिए कि वो है चेतना स्तर के आदमी। जो चौथा ग्रुप मैंने आपको रखा, चेतना स्तर के लोग, वो ज्ञान में बहुत गहरे जाने की कोशिश करते हैं, लगभग अल्टीमेट जाने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले उनकी इच्छा रुकती नहीं है, उनको संतुष्टि नहीं होती है, उनको लगता है कि नहीं अभी रह गया है, अभी पूरा नहीं जाना है। और इस प्रकार के लोग आपके व्यवहार में आते होंगे। आप जब बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि कोई आदमी के सामने आप कोई बात रख रहे हो ज्ञान की, वो उसको कोई मतलब नहीं होता। आपने जो कुछ बोल दिया, सुन लिया, चले गए। उनको कोई सवाल भी शायद ही पैदा होता हो, कोई सवाल भी नहीं पैदा होता है जनरली। जो शारीरिक स्तर के लोग होते हैं उनको किसी ज्ञान में, किसी भी, मतलब यहाँ जब किसी ज्ञान की बात कर रहे हैं तो एक भी ज्ञान की बात करें, माने एक भी विषय में उनको कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा बैठे हैं, आपकी बात सुन ली है और वो चले गए। ये सुन के उनके अंदर जो कुछ चला गया होगा, चला गया होगा। कभी उन्हें जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, याद आ जाएगा तो आ जाएगा।
या उन्हें कभी ज़रूरत पड़ेगी तब आपसे आगे वो पूछ लेंगे, तब भी पूछ लेंगे, तब भी आपसे वो इस तरह से नहीं पूछेंगे कि वो कुछ सीख लें इस बारे में। यदि आप ही उनको बोलेंगे नहीं भाई ये इतना थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, नहीं तो ये संभव नहीं है, तो वो बोलेंगे अच्छा चलो सीख लेते हैं। मतलब वो फुल्ली गाइडेड रहते हैं, माने उनको गाइडेंस चाहिए होता है, वो हमेशा ही गाइडेंस मांगते रहते हैं। तो वो हमेशा उनको गाइडेंस की नीड रहती है हमेशा। वो अपने से कोई चीज़ नहीं जानना समझना चाहते, इस रूप में वो दूसरों की सेवा लेते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको नेगेटिव रूप में बिल्कुल ना लीजिएगा कि ये कोई कमी है, किसी विषय में नहीं जानना या नहीं जानने की इच्छा करना कोई कमी है, इनमें कहीं कोई कमी नहीं है। ना शरीर स्तर वाले आदमी में कोई कमी है, वो अपने आप में एकदम परफेक्ट है, कंप्लीट पैकेज है, कोई कमी नहीं है। इस कारण से उसमें कोई दुख पैदा नहीं होता है। मानसिक अवस्था वाले में भी कोई कमी नहीं है, भावना स्तर वाले व्यक्ति में भी कोई कमी नहीं है, और चेतनाशील वाले व्यक्ति में भी कोई कमी नहीं है या कोई अधिकता नहीं है। ये सब बस तरह के लोग होते हैं, सिंपल। 4 तरह के लोग होते हैं बस, इनमें कोई ज्यादा या कोई कम नहीं होता है। इस बात को साथ साथ समझते चलें, क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव इशू है। अगर ये बात नहीं समझेंगे तो इस बात का एक दूसरा मतलब भी निकल आएगा जो गलत होगा, जिससे नुकसान होगा आपको भी, दूसरों को भी। माने आपका व्यवहार इस पर आधारित हो जाएगा, इससे आपको भी नुकसान होगा और दूसरों के भी होगा, अगर आप ये बात नहीं समझते हैं जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 4 टाइप के लोग होते हैं। मतलब ये उनका प्रकार है, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, तो उनमें हमने उनको 4 खंड में ऐसे सोचने समझने के लिए बांट लिया, उनका वर्गीकरण कर लिया। इनमें कोई भी छोटा या कोई भी बड़ा या कोई भी महान या कोई भी छोटा ऐसे करके नहीं है। जब कोई इस ढंग से करने की कोशिश करता है या इस वर्गीकरण का ऐसा कोई अर्थ लेता है, तो एक्चुअल में ये होता है कि उसने इस वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं समझा होता कि ये वर्गीकरण किया क्यों जा रहा है, और वो इसको गलत जगह लगा के और इसके गलत अर्थ लगा के और खुद भी परेशान होता है और उससे दूसरे लोग भी परेशान होते हैं। कहाँ पे इसका उपयोग है? इसका उपयोग होता है केवल और केवल मनुष्य के प्रकार को जानने के लिए, मनुष्य के स्वभाव को जानने के लिए। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि विभिन्न प्रकार का मनुष्य है, अगर हम उसको जानेंगे नहीं कैसा है तो उसके साथ ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, जैसे जब आप किसी बच्चे के साथ बातचीत करते हो तो वैसे ही नहीं करते ना जैसे कि किसी अपने बराबर वाले के साथ बात करते हो। मतलब ये मैं शारीरिक अंतर की बात करें, शारीरिक उम्र के अंतर की बात करें, तो एक 2 साल के बच्चे से वैसे ही बात नहीं करते जैसे एक 5 साल के बच्चे से करेंगे। एक 5 साल के बच्चे से वैसे ही बात नहीं करते जैसे एक 10 साल के बच्चे से बात करेंगे। एक 10 साल के बच्चे से वैसे ही बात नहीं करते हो जैसे एक 20 साल के बच्चे से करोगे, या 30 के, 40 के, 50 के, 60 के, 80 के, 100 के। वैसे ही एक रिक्शा चालक से आप उसी ढंग से बात नहीं कर सकते जैसे एक किसी प्रोफेसर से बात करोगे। आपके ढंग में अंतर आता है ना, तो ये अंतर क्यों आता है? ये अंतर इसी जानकारी की वजह से आता है कि आप उनको जान रहे होते हैं कि ये कौन है। अब ये आपके जानने में गलती भी हो सकती है, वो अलग बात है, उस विषय को मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ। लेकिन आप ये जो विभिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं अपने ही घर में, आपके 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग हैं जिनमें उम्र का भी अंतर है, जिनमें उनकी क्वालिटी को लेके भी अंतर है, जिनमें उनके प्रकारों को भी लेके अंतर है, तो आप उन सबके साथ अलग अलग ढंग से कम्युनिकेट करते हैं, अलग अलग ढंग से व्यवहार करते हैं। और कई बार गलत समझने की वजह से आप समझ रहे हो या दूसरा समझ ले, तो कई बार ऐसी गलतफहमी पैदा हो जाती है एक दूसरे में कि वो जिस बात के लिए बात कर रहे थे वो तो साइड में ही रह जाती है और मसला कुछ और ही हो जाता है।
मतलब उन लोगों के बीच में दूरी हो जाती है, एक दूसरे को लेके गलतफहमियां हो जाती हैं, दूरियां हो जाती हैं। एक आदमी कुछ बोलता है, दूसरा कुछ समझने लगता है, दूसरा कुछ बोलता है, पहला कुछ समझने लगता है। माने ठीक से बोले तो कम्युनिकेशन नहीं होता। तो ये वर्गीकरण क्यों किया जा रहा है, क्यों कर रहे हैं? ताकि एक तो हम ठीक से समझ सकें, किस लिए कि हम उनके साथ जो वो हैं वैसा समझकर व्यवहार कर सकें। तो जैसे जब भी हम किसी के साथ कोई भी व्यवहार करें तो पहले उसे हम समझें कि वो है क्या, है कौन। और अगर कभी भी ऐसा लगे कि वो कुछ मतलब कोई मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं समझने में गलती हो रही है। या तो आप उसको नहीं ठीक से समझ पा रहे कि वो कौन है, या तो वो आपको नहीं समझ पा रहा है। तो पहले उसको सॉर्ट आउट कीजिए, उस बात को उधर ही रोक दीजिए जो आप कर रहे होंगे, क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं होगी। पहले इस मैटर को सॉर्ट आउट कीजिए। तो एक तो कहाँ पे यूज होता है कि हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, और अगर हम एक दूसरे को नहीं जानते समझते हैं तो एक्चुअल में हम ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते एक दूसरे को। एक ये उद्देश्य हो गया मनुष्य की विभिन्नता को जानने का या उनका क्लासिफिकेशन करने का। ठीक, ये हो गया व्यक्तिगत पर्सन टू पर्सन उद्देश्य, मतलब ये सबके काम की चीज है इतनी। दूसरा कि व्यवस्था में क्योंकि हर आदमी अलग ढंग का होता है, और व्यवस्था में बहुत सारे प्रकार के जॉब होते हैं, बहुत सारे प्रकार के रोजगार होते हैं, या बोले तो बहुत सारे प्रकार के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होते हैं जो समाज में हमें पैदा करने होते हैं सभी लोगों को उनकी इच्छा के आधार पर वो देने के लिए। किसी को कोई प्रोडक्ट चाहिए, किसी को कोई प्रोडक्ट चाहिए, किसी को कोई सुविधा चाहिए, किसी को कोई सुख सुविधाएं चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, जिनसे हम लेके उपभोग करके सुखी होते हैं, संपन्न होते हैं, मज़ा आता है जीवन में जीने का, जीवन का उद्देश्य पूरा होता है जो कि सुखी होना है सभी प्रकार से। तो कौन आदमी किस जॉब को करेगा या कर सकता है या करना चाहिए, तो ये तय होता है कि उस आदमी ने शिक्षा के समय में, माने एजुकेशन लेने के समय में क्या हासिल कर लिया है, या अपने आप में क्या डेवलपमेंट वो कर गया है, जो कि निश्चित रूप से ही उसके इंटरेस्ट के आधार पर होगा और होना चाहिए। तो उसने अपने इंटरेस्ट के आधार पे अपने अंदर क्या डेवलपमेंट किया। जैसे कि कुछ अगर डेवलपमेंट नहीं किया विशेष, तो वो हो गया शारीरिक स्तर वाला, तो उसको शारीरिक स्तर वाले जितने भी काम होते होंगे उन्हीं में से कोई वो इच्छा भी करेगा तो उसको वो काम मिल जाए, इस बात की व्यवस्था करना। और ये तभी संभव है जब व्यवस्था लोगों को वर्गीकृत रूप में जानती समझती हो कि उनके पास जितने भी नागरिक हैं उनमें कितने नागरिक किस वर्ग के हैं, ये किस प्रकार के हैं। क्योंकि आप समझते हैं कि लोगों के बारे में जितना ज़्यादा ज्ञान होगा व्यवस्था में सेवा देने वाले लोगों को, तो वो उतना अच्छे ढंग से उनको मैनेज कर सकते हैं, उनके लिए चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, उनके लिए वैसा वातावरण बना सकते हैं काम का वहाँ के, जिससे वो कंफर्टली अपने उस काम को अंजाम दे पाएँ, कर पाएँ, वो प्रोडक्ट तैयार हो पाए, वो प्रोडक्ट डिलीवर हो पाए, लोगों को जो चाहिए वो मांग कर पाएँ। तो ये कब पूरा होगा? ये तब पूरा होगा जब कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पैदा होगी, और पैदा करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। तो नेचुरल रिसोर्सेज तो नेचर से मिल जाते हैं, उसके लिए तो आपको अलग से कुछ करना नहीं होता है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना होता है एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम से। और वहां पे ये कितने प्रकार के मानव संसाधन होते हैं, जैसे मैंने बताया 4 प्रकार में हमने इनको वर्गीकरण किया। एक शारीरिक लेवल, एक मानसिक लेवल, एक भावनात्मक लेवल और एक चेतनात्मक लेवल। और मैंने इसमें आपको अंतर बताया कि ये जितने भी प्रकार के विषय दुनिया में होते हैं उन विषयों को
जो 0 से लेके 25% तक की ही इंक्वायरी करता हो या 0 से 25% ही समझना चाहता हो, तो वो शारीरिक वर्ग में आएंगे। जो 50% तक चीज़ों को जानने समझने की का इंटरेस्ट रखता हो, करता हो, वो मानसिक अवस्था की स्थिति में आएंगे। जो 75% तक जानने समझने की कोशिश करते हों उन्हीं सारे विषयों को या उनमें से एक या एक से अधिक विषय को जिनमें भी जिनका इंटरेस्ट हो, तो वो भावनात्मक स्तर के व्यक्ति कहलाएंगे। और जो 100% तक, माने 75 से लेके 100% तक जानने समझने की इच्छा करते हों, वो चेतन स्तर के व्यक्ति कहलाएंगे। अब ये नाम मैंने इनको क्यों रखे हैं, इसमें आप देख लें कि आदमी में अंतःकरण चतुष्टय करके 4 एक करण होते हैं। जैसे बाहर हाथ पैर हैं, हाथ हैं, पैर हैं, मुंह है, नाक है, कान है, आँख है, देख रहे हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रियाँ 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं। जैसे बाहर ये 10 इंद्रियाँ होती हैं जो आपको शरीर में बाहर से दिखाई पड़ती हैं, लगी रहती हैं। इसके अलावा अंतःकरण चतुष्टय भी होता है, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंतःकरण, करण का मतलब समझते हो, माने एक टूल होते हैं, उपकरण होते हैं। जैसे ये बाहर काम करने के टूल हैं या कुछ जानने के टूल हैं। आँख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, जीभ से चखते हैं, त्वचा से छूते हैं, कान से सुनते हैं, हाथ से करते हैं, शौच आदि करने के रास्ते हैं, वाणी है, आप बोलते हैं। तो ये जैसे आपके 10 टूल हैं बाहर, वैसे ही आपके मस्तिष्क में अंदर आपके 4 टूल और होते हैं। और उन 4 टूल में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 टूल, उनके नाम है ये। अब इनको समझें कि क्या मन का मतलब होता है। मैं अपने किसी पिछले वीडियो में बताया, शायद पिछले वाले में ही बताया, जैसे मानवता के उसमें कि या और पिछले वाले में कि हम सबको मनुष्य क्यों कहा जाता है या क्यों कहते हैं, या इस जाति का नाम मनुष्य जाति क्यों रखा है। जैसे दूसरों की है शेर जाति, लक्कड़बग्गा जाति, खरगोश जाति, भैंस जाति, गाय जाति, वैसे ही इसको मनुष्य क्यों बोलते हैं, इस वर्ग को मनुष्य नाम से क्यों जाना जाता है। तो संस्कृत में, क्योंकि ये संस्कृत से शब्द आया है, तो मनुष्य का मतलब होता है कि मनु धन अस्य, माने मन का। तो इसमें मन एक ऐसी चीज है जिससे एक नया आयाम खुलता है दूसरे जीवों की अपेक्षा। तो चूंकि मन से इसका एक नया आयाम खुलता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वाला, उस वजह से इसको मनुष्य नाम रखा गया। मन धन अस्य, या इसको बोले मनस्वी, कई बार बोल देते ना कि भाई मनुष्य मनस्वी होता है, माने इसमें मनन करने की क्षमता होती है इस जाति में, बहुतायत लोगों में, अधिकतम लोगों में, इसलिए इसको मनुष्य बोलते हैं। तो ये जो आपको ऐसा दिखता है, इसमें ये क्वालिटी है कि ये किसी भी विषय पर मनन कर सकता है, ऐसा इसके अंदर ये गुण है। इस गुण की वजह से इसको मनुष्य बोलते हैं। तो जिनमें ये गुण बहुत कम मात्रा में हो, वो शारीरिक स्तर के लोग हो गए, माने इतना हो कि दूसरी जो जातियां हैं उनसे तो ज्यादा है निश्चित रूप से, मगर मनुष्यों में सबसे कम है। और इतना नहीं है कि ऐसे रोजगार का या ऐसे कार्यों का संपादन किया जा सके ढंग से
जितना कि उसके लिए चाहिए, तो उनको बोलेंगे कि वो शारीरिक अवस्था के लोग हैं भाई। और इसको अंग्रेजी में आप समझ सकते हैं, अंग्रेजी में भी इस पर काफ़ी काम चल रहा है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि फिजिकल कोसेंट, इनको कोसेंट बोलते हैं, क्षमता, आपकी क्षमता, कोसेंट अंग्रेजी में। तो फिजिकल कोसेंट, मेंटल कोसेंट, इमोशनल कोसेंट और कॉन्शियस कोसेंट। पी क्यू, आई क्यू, ई क्यू और सी क्यू। आई क्यू आप सुनते ही रहते हैं, इंटेलिजेंट कोसेंट जिसको बोल देते हैं, उसको आप मानसिक कोसेंट भी बोल सकते हो, मानसिक क्षमता, या उसकी भाषा में इंटेलिजेंट कोसेंट, बौद्धिक क्षमता। संस्कृत में मन से स्टार्ट कर लिया उन्होंने, मनुष्य माने, क्योंकि ये सारी कहानी मन से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि मन के पहले की जो चीज़ें हैं वो तो दूसरी जातियों के पास भी हैं, माने पशु पक्षियों के पास भी हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन इस जाति में जो शुरू हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो उन्होंने यहाँ से शुरू किया। बाहर उन्होंने आई क्यू बोल दिया इसको, मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन, माने बुद्धि वाले उसको लिया कि भाई, क्योंकि मनन करने का भी तो मतलब तभी है ना जब कोई उसमें निर्णय आता हो, कोई निष्कर्ष निकलता हो। बात उनकी भी सही है, तो उन्होंने निष्कर्ष वाला पार्ट लेके इसको आई क्यू बोल दिया। नहीं तो इसको आप एम क्यू भी बोल सकते हो, मेंटल क्वेश्चन, मानसिक, या माइंड क्वेश्चन ऐसा करके बोल सकते हो। मगर उनकी भाषा में भी समझें तो ये पी क्यू माने फिजिकल क्वेश्चन। फिजिकल क्वेश्चन में आप समझेंगे जिनके पास खूब ताकत वगैरह है, कम ताकत, ज़्यादा ताकत और ज़्यादा ताकत और ज़्यादा ताकत, वो सारे पी क्यू में आते हैं। उनका फिजिकल क्वेश्चन है, माने उनके ये मसल्स अच्छे खासे डेवलप होते हैं, जिस भी काम में लगे उस काम के हिसाब से उनको जितने मस्कुलर पावर की ज़रूरत पड़ती है वो उनके पास होती है। तो फिजिकल क्वेश्चन, जैसे कोई लोग योद्धा टाइप के लोग होते हैं, लड़ाई टाइप के, तो वो उस तरह का अपना कोई हुनर, जूडो, कराटे खेल में, या ऐसे कई पीकू वाले खेल भी होते हैं, जैसे कुश्ती है, जूडो है, कराटे है। हालांकि उसमें भी अगर इंटेलिजेंट क्वेश्चन जुड़ जाए तो वो आदमी और धारदार हो जाता है और क्षमता वाला हो जाता है पीक्यू वाले की अपेक्षा। तो पी क्यू, आई क्यू, ई क्यू। ई क्यू का मतलब हो गया इमोशनल क्वेश्चन। अभी ई क्यू की और सी क्यू की अभी नई नई बात चलनी शुरू हुई है साइंस जगत में, विज्ञान के जगत में अभी नई नई बात चलनी शुरू हुई है। मतलब इस क्वेश्चन को भी वो लोग अब आइडेंटिफाई करने लगे हैं आदमी में। तो पर जो मैं समझाऊं जितना, तो वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। आई क्यू आप समझते ही हैं, आप चारों तरफ देखते भी हैं। पी क्यू भी आप समझते हैं, वो भी मुझे बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ई क्यू और सी क्यू को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो अभी कम देखा जाता है। क्यों कम देखा जाता है? क्योंकि शिक्षा में भी उस तरह की बात नहीं है, तो जब तक अगर वो बात हमारे सामने नहीं आएगी तो उस ढंग से हम कभी देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। इमोशनल क्वोशेंट का मतलब होता है कि दूसरों के दुखों को समझना, दूसरों के दुखों से खुद परेशान होना, द्रवित होना। ये मापदंड है इमोशनल क्वोशेंट का। मतलब जो आदमी इमोशनल लेवल का होगा वो अपनी जानकारी में दूसरों को कष्ट देना कभी नहीं चाहेगा। ऐसी विश उसमें कभी नहीं पैदा होगी, खराब व्यवस्था है तो भी। हाँ, वो मजबूरी हो जाएगा तो ठीक है, वो दुख दे देगा, मगर वो बहुत बुरा इस बात को समझेगा। इस बात से उसको बहुत फर्क पड़ता है। वो दूसरों को
दुखी नहीं देखना चाहता, भले ही वो खुद दुखी हो जाएगा, उसके लिए खुद दुख झेल लेगा। आपने देखे होंगे ऐसे लोग, कम ही होते हैं, क्योंकि इनके डेवलपमेंट के लिए शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, जो कि अभी सबको नहीं मिलती। तो इस प्रकार के लोगों का डेवलपमेंट बहुत कम हो पाता है, तो अभी ये लोग कम पाए जाते हैं। लेकिन होते हैं, आपके आसपास ऐसे लोग मिल जाएंगे। ऐसे लोगों पे फिल्में बहुत बनती हैं। फिल्मों में जो दिखाया जाता है, देखो हीरो को बहुत त्याग करता रहता है, कितना भी त्याग कर देता है किसी के लिए, धन छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है दूसरों को की खुशी के लिए। ये इमोशनल क्वोशेंट है, ये इमोशनल क्षमता है, ये उसकी भावनात्मक क्षमता है, क्योंकि वो इतना सेंसिटिव होता है। अंग्रेजी में एक सेंस करना, एक सेंस, एक वो है शब्द है, सेंसिटिव होना, माने किसी चीज के प्रति संवेदित होना, हिंदी में इसको बोलते हैं संवेदनशील। तो जो दूसरों के दुखों के प्रति संवेदनशील है, दुखों के प्रति, यहाँ क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दूसरी चीज़ों के प्रति भी संवेदनशील रहते हैं, तो वो वाली संवेदनशीलता की वजह से इमोशनल नहीं, यहाँ इमोशनल क्वोशेंट जुड़ा हुआ है दूसरों के दुख से द्रवित होना या दूसरों को खुश करने की इच्छा, इससे संबंधित है। इस बात को याद रखिएगा, नहीं तो वो अंग्रेजी में सेंसिटिव से मतलब समझ जाएंगे, क्योंकि हम कोई आदमी बहुत सारी चीज़ों के प्रति सेंसिटिव होते हैं। वो वाली सेंसेशन नहीं, वो वाली सेंसिटिविटी नहीं। कौन सी वाली सेंसिटिविटी? जो दूसरों को दुखी नहीं देखना चाहते, सुखी देखना चाहते हैं। इस चाहत, ये चाहत जिनमें बलवती होती है, छोटी मोटी तो सभी में होती है, जो आपको फिजिकल क्वोशेंट वाले में वो भी कोई किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, मगर वो इच्छा उनमें उतनी जोरदार नहीं होती कि उसके लिए प्रयास करें। बस वो चाहते हैं कि कोई दुखी ना हो। दुखी होता है तो उनको भी दुख लगता है, लेकिन फिर भी वो उस दुख को दूर करने के लिए अपना कोई योगदान देने नहीं जाते हैं, मतलब इतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं। मानसिक अवस्था वाले फिजिकल अवस्था वाले से ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, पर वो भी इतने नहीं होते। वो हल्का फुल्का कोई सहयोग कर सकते हैं, जैसे ठीक है 10 रुपये दे दिए, 5 रुपये दे दिए, मतलब जो उनके लिए बहुत हल्की बात है वैसा करके वो कोई सहयोग कर सकते हैं। कोई गिर गया, उसको पकड़ के उठा दिया, अरे यार आपको चोट लग गई। लेकिन ये जो इमोशनल क्वोशेंट वाले लोग होते हैं, इस क्वोशेंट को इमोशनल इसीलिए नाम रखा है। ये होता तो सब में ही है थोड़ा बहुत, मगर ये इनमें बहुत ज़्यादा होता है। ये मुख्य बन जाता है इनमें, ये बेस बन जाता है। इसीलिए इस क्वोशेंट का नाम ही इमोशनल क्वोशेंट रख दिया है कि ये आदमी दूसरों के दुख, और यहाँ दूसरे से मतलब थोड़ा फैमिली से बाहर की बात कर रहा हूँ मैं। फैमिली में जो उतने संवेदित होते हैं वो मानसिक स्तर के लोग भी होते हैं कि जो उनसे फैमिली के रिलेशन में जुड़े हुए हैं, माने बेटा है, बेटी है, माँ बाप हैं, तो और ये अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो उतनी संवेदनशीलता मानसिक स्तर के आदमी में भी होती है। लेकिन जो सामाजिक टाइप की, जहाँ के क्वोशेंट का नाम ही इमोशनल क्वोशेंट रख दिया जाए, भावनात्मक स्तर ही रख दिया जाए, उस व्यक्ति का ये प्रमुख गुण हो जाए। जैसे इसके पहले वाले व्यक्ति का गुण है मानसिक रूप से, वो बौद्धिक रूप से ठीक है, सबल है, चीज़ों को समझता है, तो वहाँ पे वो उसका मुख्य गुण है, तो वो वहाँ मानसिक स्तर का। पीक्यू वाला उसका बस यही मुख्य गुण है, इसीलिए वहाँ पीक्यू क्वोशेंट रखा है। तो जो दूसरों के दुख से परेशान हो जाता है और दूसरों के सुख से सुखी होता है, उसको अच्छा लगता है। जब वो दूसरों को सुखी देखता है तो उसका जीवन जो है बस बल्ले बल्ले हो जाता है। माने उसको अपना दुख भी हो तो वो उतना दुखी नहीं करता, या अपना सुख उतना सुखी नहीं करता उसको, जितना दूसरों का दुख और सुख सुखी करता है और दुखी करता है। ये जो क्वोशेंट है या ये जो आदमी है, ये भावनात्मक स्तर का कहलाता है। और इनको उस तरह के जॉब होते हैं, जैसे आप अभी आजकल में आप देखेंगे कि जो प्रशासनिक जितने भी जॉब हैं वो सब इन लोगों के लिए रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि
उसमें यही देखभाल करना होता है कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कौन लोग सुखी हैं, कहीं 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 कोई दुख तो नहीं है, किसी को कोई कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। और ये लोग भ्रष्टाचार नहीं करते कभी। अभी भी आपको ऐसे इक्का दुक्का लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ईमानदार टाइप के हैं कि चारों तरफ सब लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मगर वो वहाँ उतने उसमें भी कि उनको अवेलेबल है भ्रष्टाचार करना, मगर वो नहीं करते। और जितना भी संभव हो पाता है वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को करने की। कई बार उसमें खुद मारे भी जाते हैं, मगर फिर भी वो करते हैं। और ऐसे ही लोगों की वजह से आप देखते हैं कि कई बार ऐसे ऐसे केस ओपन हो जाते हैं, मीडिया में चले जाते हैं कि वो दबते नहीं बड़े बड़े क्रिमिनल्स की बाबत। नहीं तो उतना डर और उतने भय में कौन आदमी उनके खिलाफ जाता है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इमोशनल लेवल के लोग रहते हैं, वो दूसरों का दुख नहीं देख पाते, उससे बहुत दुखी हो जाते हैं। और दूसरों को सुखी करने के लिए जितना भी वो प्रयास कर सकते हैं वो करते हैं। और वो ऐसा किस लिए करते हैं? क्योंकि उसका सुख ही इसका सुख है। वो सुखी होगा तो ये सुख हो, तो ये सुखी होगा। जैसे परिवार में अगर बच्चा सुखी होगा तो माँ बाप सुखी होंगे। बच्चा अगर दुखी है तो माँ बाप के पास चाहे जितना मर्जी कंफर्ट है, चाहे जितनी मर्जी धन दौलत है, उनकी वाट लग जाती है। मतलब अगर किसी बच्चे से किसी वजह से बच्चा परेशान हो गया, क्योंकि अब जान भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो बताता भी नहीं है कि भाई उसको दर्द है क्या है, उसको लेके भागते हैं। और जब तक वो उसको राहत नहीं हो जाती तब तक माँ बाप की या घर के दूसरे सदस्यों की हालत बुरी हो जाती है। तो उस बच्चे का सुख ही इन माता पिता का सुख है और उस बच्चे का दुख ही इन माता पिता का दुख है। उसी प्रकार से जिस इमोशनल क्वोशेंट की बात कर रहा हूं वो बाहर दूसरे लोगों के लिए हो जाता है किसी के अंदर, तो वो व्यक्ति इमोशनल क्वोशेंट का कहलाता है। इसलिए उस क्षमता का नाम भावनात्मक स्तर ही रख दिया है, या अंग्रेजी में इमोशनल क्वोशेंट रख दिया है। तो उसके उस प्रकार के जॉब हैं। चौथा जो क्वोशेंट है, अभी इस क्वोशेंट की जितने भी ये क्वोशेंट हैं इनकी बहुत सारे गुण होते हैं। ये मैं आपको कुछ कुछ गुण बता रहा हूँ। सारे गुणों को जानने के लिए तो आपको संपूर्ण समाधान बुक पढ़नी पड़ेगी या सुननी पड़ेगी। उसमें ये सारे गुण, उनका व्यवहार, कैसे व्यवहार करते हैं, किस प्रकार की इच्छाएं करते हैं, कैसे वो अभिव्यक्त करते हैं, क्या उनकी पसंद नापसंद होती है, ये सब आपको उसमें मालूम चल जाएगा बुक में, संपूर्ण समाधान बुक में। और उससे भी उसके पूरे बेस को जानना चाहेंगे तो दूसरी बुक आ चुकी है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। उसका नाम है जीवन दर्शन। वहाँ और भी आप उन सब चीज़ों को गहरे से जान सकेंगे कि जैसा संपूर्ण समाधान में बताया वैसा ही क्यों, उसके अलावा और कुछ क्यों नहीं हो सकता, वो आपको इस दूसरे बुक से समझ में आएगा। तो और जो चौथा जो क्वोशेंट है जिसको कॉन्शियस क्वोशेंट बोले हैं, CQ, या कोई कोई लोग SQ भी बोलते हैं। SQ का मतलब होता है सोल क्वोशेंट, माने आत्मिक स्तर या चेतनात्मक स्तर, ये पर्यायवाची हैं दोनों। माने ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के और ये जो चिंतनशील व्यक्ति है, इनमें बाकी सब चीज़ें होती हैं। जैसे जो मानसिक स्थिति का आदमी होता है उसके पास शरीर तो होता ही है ऑब्वियसली, तो शारीरिक स्थिति भी उसके पास रहती है, मानसिक स्थिति ऐड ऑन हो जाती है। इमोशनल लेवल पर वो एकदम बौद्धिक क्षमता उसकी प्रखर होती है, इससे भी ज़्यादा प्रखर होती है, और उसमें इमोशनल क्वोशेंट भी ऐड हो जाता है। वैसे ही जो चेतनशील व्यक्ति है, चेतन स्तर का व्यक्ति है, उसमें ये नीचे के तीनों क्वोशेंट तो होते ही हैं, उसमें एक क्वोशेंट और जुड़ जाता है, वो है चेतन का क्वोशेंट। माने वो किन्हीं चीज़ों को बहुत गहरे से जानता समझता है, इसीलिए वो ज्ञान प्रिय होता है। उसके सामने कोई समस्या आए तो वो ऐसा नहीं कि अचानक उसको वो हेल्प करने दौड़ेगा। कोई इमरजेंसी की बात होगी तो वो कर भी सकता है, नहीं तो वो क्या करेगा कि वो इसका पूरा एनालिसिस, इस चीज़ को जानने समझने की कोशिश करेगा कि ये हो क्यों रहा है। कोई दुख पैदा हो रहा है किसी को, एक आदमी को या बहुत सारे लोगों को, या कहीं भी कोई ऐसी घटना घट रही है जो नहीं घटनी चाहिए, गलत है, दुखदाई है,
तो वो उसको पूरा समझने की कोशिश करेगा कि इसका क्या कारण है, और उसके कारण तक जाके उसका निराकरण खोजेगा, उसका उपाय खोजेगा, और उस उपाय को निकालकर और फिर वो समाज के सामने रख देगा कि आप ये कर लीजिए, या अगर वो वहाँ करने की स्थिति में होगा तो वो उसको कर देगा, और सबको बता भी देगा कि ऐसा करने से ऐसा ऐसा हो जाएगा, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी या आपका ये सुख पैदा हो जाएगा इससे। वो ऐसा बता देता है, ये क्षमता उसमें होती है। और किसी भी समस्या के जड़ तक जाने की या किसी भी सुख सुविधा को पैदा कैसे हो सकती है उसके जड़ तक जाने की, माने किसी भी विषयों के जड़ तक जाने की जो क्षमता का नाम है वो है आत्मिक क्षमता, और वो है चेतनात्मक क्षमता। और इसको आत्मिक और चेतनात्मक क्षमता क्यों कह रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए, इसके पीछे कारण है। जैसे मनुष्य में सबसे गहरी जो बात है वो ये है, जिसको आप मैं बोलते हैं, चेतन बोलते हैं, कॉन्शियस बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, जैसे ये एकदम गहरी बात है। अब इससे और कोई गहरा है नहीं, ये दिस इज द सटलेस्ट थिंग, ये गहनतम चीज है, अब इससे ज्यादा संभव नहीं है। तो जो लोग कोई भी विषयों की गहराई तक जाने की इच्छा रखते हैं, जाने का कुसेंट रखते हैं, जाने की क्षमता रखते हैं और जाते हैं, इसीलिए इसको आत्मिक स्तर बोल दिया, इसको चेतन स्तर बोल दिया। माने ये लोग जो बात बता रहे हैं, अब उसके वो बात वहां जाके समाप्त हो जाती है, उसके आगे अब कुछ निकलेगा नहीं, आपको मिलेगा नहीं। आप ढूंढने भी जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो समस्या की वहां जड़ तक चले जाते हैं कि उसके पहले वो समस्या है ही नहीं है, पैदा ही नहीं हो रही है, वो वहां से पैदा हो रही है, उस जगह पर वो पहुंच जाते हैं जहां पर वो समस्या जन्म ले रही है, और वहां वो ऐसा समाधान उसका ढूंढ देते हैं कि उस लेवल पर, और वो समाधान अप्लाई करने के बाद वो समस्या पैदा होनी ही बंद हो जाएगी। ऐसे लोग आत्मिक स्तर के लोग होते हैं, चिंतन या ये चेतन स्तर के लोग होते हैं, कॉन्शियस या सोल का कोसेंट। तो समाज में इनके लिए क्या जॉब होते हैं, इनके लिए ये जितने भी ऐसे जॉब है, जैसे लीडरशिप का जॉब है, व्यवस्थापक का जॉब है, वैज्ञानिकों का जॉब है, किसी इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने का जॉब है, ये सब जॉब इनके होते हैं। न्यूज का जॉब है, मतलब न्यूज का जो पूरा डिपार्टमेंट है उसका हेड ऑफ, और इनको हेड ऑफ भी क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये हेड की बात है, मतलब अब इससे ज़्यादा और कोई संभावना नहीं होती मनुष्य की, ये इतने तक ही ये क्षमताएं होती हैं, और इसी प्रकार की क्षमताओं की समाज में ज़रूरत होती है, और सारी क्षमताओं की ज़रूरत होती है। अब इसको समझ लें कि इसमें PQ का मतलब ये नहीं है कि वो छोटी क्षमता है, और CQ का मतलब ये नहीं है कि वो कोई बड़ी क्षमता है। ये विभिन्न प्रकार की क्षमताएं हैं, जो कोई क्षमता किसी में, कोई क्षमता किसी में होती है, किसी में एक क्षमता होती है, किसी में 2 क्षमताएं होती हैं, किसी में 3 क्षमताएं होती हैं, किसी में 4 क्षमताएं होती हैं, ये बस होती हैं। किसी में एक क्षमता है और किसी में 4 क्षमता है, इससे कोई महान हो जाएगा, कोई छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये बस क्षमताएं हैं बस। और समाज में सभी प्रकार की क्षमताओं की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें समाज में सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत होती है, तभी हम सभी प्रकार से सुखी हो सकते हैं। शारीरिक टाइप की कुशेंट की भी ज़रूरत होती है, नहीं तो उसके बिना बहुत सारे काम हैं जो नहीं होंगे ठीक से। मानसिक जो इंटेलेक्चुअल कुशेंट है, जो IQ कुशेंट है, अगर ये नहीं है तो बहुत सारे काम नहीं होंगे,
और बहुत सारी सुख सुविधाओं से बहुत सारे लोग वंचित रह जाएंगे। वैसे ही इमोशनल क्वोशेंट की बहुत सारी जॉब हैं, बहुत सारी चीज़ें जो इनके बिना संभव नहीं होंगी, और वो सुख पैदा नहीं होंगे और वो दुख दूर नहीं होंगे इन लोगों के बिना। और उसी तरह से सीक्यू का के वो जो ज्ञान विज्ञान है, आप समझ सकते हो कि आग की खोज ने कितना क्या टर्निंग पॉइंट दिया होगा पूरे मनुष्य समाज को। आग की खोज ने, पहिए की खोज ने, कंप्यूटर की खोज ने, मोबाइल की खोज ने, ऑटोमोबाइल की खोज ने क्या टर्निंग पॉइंट दिया होगा। आप सोचिए कितनी सुख सुविधाओं से भर दिया है वैज्ञानिकों ने इस पूरी दुनिया को, माने उन इस प्रकार की खोजों से भर दिया है। बाकी तो इनको नीचे तक लाने में कितने सारे लोगों का, विभिन्न प्रकार के लोगों का योगदान है। केवल खोजने से कोई चीज़ उपयोगी नहीं बन जाती, उसको उपयोगी बनाने वाले और बहुत सारे स्तर के लोग होते हैं, और सभी को खाना पीना ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर फिजिकल स्तर के लोग ना हो तो वो सब पैदा ही ना हो, तो ये सारे लोग जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। तो कुल मिला के ये दुनिया एक पूरा ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें सभी प्रकार की क्षमताओं की जरूरत होती है, बराबरी से, इक्वली। इसीलिए सभी प्रकार के जो काम हैं उनका इक्वल वेटेज होना चाहिए, समानता होनी चाहिए उसके आउटपुट में। तो अभी जो अर्थव्यवस्था चलती है, अभी जो अर्थशास्त्र चलता है कि किसी को 2 लाख की तनख्वाह और किसी को 2000 भी उपलब्ध नहीं है, ये गलत बात है। ये गलत आधार पर बना हुआ अर्थशास्त्र है। ये जिसने भी ये अर्थशास्त्र बनाया है उसने ये गलती कर ली है कि उसने लोगों की विभिन्न क्षमताओं को उसने छोटा बड़ा करके देख लिया, और उनको छोटा ज़्यादा कम ज़्यादा मूल्यांकन हो जाए ऐसी व्यवस्था बना दी मांग और आपूर्ति के आधार से, कि भाई जिन क्षमताओं की मांग ज़्यादा है और लोग कम हैं उन क्षमताओं वाले, तो वो लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे, और जिन क्षमताओं वाले लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि फिजिकल क्वोशेंट तो जन्म से मिल जाता है, उसके लिए तो कुछ खास डेवलप नहीं करना पड़ता, इसलिए फिजिकल क्वोशेंट वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती ही है स्वाभाविक रूप से। और उनकी मांग अगर कम होगी तो उनको आप 2000, 4000, 6000 में आप नौकरी करवाओगे। गलत अर्थशास्त्र है, गलत प्रकार का अर्थशास्त्र है। ये गरीबी पैदा करता है, इसकी वजह से दलन होता है, दमन होता है, इसकी वजह से लोग दले जाते हैं, इसकी वजह से कितने सारे लोग अपने आप को दलित अनुभव करने लगते हैं। इस गलत अर्थशास्त्र की वजह से। ऐसा नहीं कि कोई लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, नहीं, उन सभी लोगों के सामने ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई है कि ऐसा होने लगता है, क्योंकि सबके अपने परिवार हैं, सबके अपने पेट हैं, सबके अपने बच्चे हैं, और चूंकि फिजिकल स्तर के लोग ज़्यादा होते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है जब तक ठीक से व्यवस्था नहीं आ जाती। फिर उससे थोड़े कम लोग होते हैं, वो IQ लेवल के लोग होते हैं, तो सीधी सी बात है वो कम ही होते हैं, खास तौर से व्यवस्था खराब हो। जब व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो जितने लगभग एक पूरे समाज में जितने प्रकार के लोगों की जितनी जरूरत होती है उतना उसमें से निकल आता है, फिर कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन सबको समान, सबके श्रमों को, सबकी क्षमताओं का जो मूल्य है समान हो। लेकिन ये बात भी कब समझ में आती है? ये बात भी तभी समझ में आती है जब कोई CQ लेवल का आदमी इस बात को जानकर समझकर समझाता है समाज में, तब दूसरे लोगों को समझ में आती है कि अरे क्या गलती होती चली आ रही है हमारे ही पूर्वजों के द्वारा पीछे से, जिस गलती की वजह से इतनी सारी समस्याएं, इतने सारे अपराध, इतने सारे दलन दमन, जातियां, धर्म, इतनी सारे युद्ध, इतनी सारी लड़ाइयां, इतनी सारी हिंसाएं, इतनी मारकाट, इतनी गाली गलौज, इतना सब कुछ कि याद करके भी दिल फटता है, याद करके भी ऐसा लगता है कि ये हो क्या रहा है, ये किस पागल ने ऐसी दुनिया बनाई है, ऐसा
ऐसे प्रश्न आने लगते हैं आम आदमी के जीवन में, आम आदमी के अंदर, ये क्या दुनिया है, ये किसने बनाई है। जब उसकी खोज में जाता है कोई आदमी, और अगर खोज पाता है तो उसे समझ में आता है कि नहीं, ये सब अज्ञान की वजह से हो रहा है, किसी ने बनाई नहीं है ऐसी दुनिया, इसके कारण हैं पीछे। उन कारणों को वो जानता समझता है और देखता है कि नहीं, पूर्वजों ने भी जो चीज़ें बनाई वो अज्ञानता में वैसी बना गई, जिनके ये परिणाम आ रहे हैं, बस वो जान नहीं सके। जैसे अभी हम लोग भी कुछ चीज़ों को अभी नहीं जान पा रहे हैं, तो उसका दुख तो उठाएंगे ना। जैसे कोरोना की वैक्सीन अगर नहीं आती है ठीक से, या ऐसी कई बीमारियां हैं, जैसे एड्स की बीमारी है, अभी उसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, जबकि इतने पुराने समय से उसकी जानकारी हो गई है, उसके कारण का भी पता चल गया है, मगर उसका निवारण अभी तक खोजने में नहीं आया है। तो उसका दुख तो उठाएंगे ना, उसमें उनकी गलती थोड़ी ना है, वैज्ञानिकों की थोड़ी कोई गलती है कि वो खोज नहीं रहे जानबूझ के। ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति जानबूझ के उसकी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। सब लोग कोशिश कर रहे हैं, जिसकी जितनी क्षमता है सब लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ उनकी फैमिली भी है। जब वो अपनी उस बात के लिए कुछ नहीं कर पाते, तो जितना कर सकते हैं उतना करते हैं वो, फिर अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि ठीक है भाई, सबका नहीं कर पा रहे तो फैमिली का तो कर लो, फैमिली को तो अच्छे ढंग का जीवन दे दो, थोड़ा सा भ्रष्टाचार हो जाएगा तो क्या है। ऐसे ऐसे डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं लोग, और ये सब मजबूरी की डिसीजन मेकिंग्स हैं, ये उनकी चाहत नहीं है ऐसी। और स्वाभाविक सी बात है कि वो लोग इमोशनल क्वोशेंट के नहीं है वहां पर। अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इमोशनल क्वोशेंट के लोग प्रशासनिक जॉब में पहुंचे और कॉन्शियस क्वोशेंट के लोग नैतिक या नीतिगत या नेतृत्व के पदों पर पहुंचे हैं। अभी ऐसी व्यवस्था बनी नहीं है, किसी ने बनाई नहीं है। अब पहली बार मैं संपूर्ण समाधान के रूप में ऐसी व्यवस्था दे रहा हूं कि अगर ये आ पाती है तो इसमें इस प्रकार के लोग, हर आदमी अपनी सही जगह पहुंच सकेगा, जहां वो पहुंचना चाहता है, खुद ही ऐसे पहुंच सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्था है उसमें। तो पीछे के लोग जो कर सकते थे उन्होंने किया, अपना मैक्सिमम किया। क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जन्म से फिजिकल क्वोशेंट जन्म से ही मिलता है। थोड़ी बहुत शिक्षा होने लगती है तो आईक्यू डेवलप होने लगता है, नहीं तो आईक्यू भी नहीं होता। कबीले में आप समझो कि वहाँ फिजिकल क्वोशेंट के लोग होते हैं 0 से 25 तक, बस आज की भाषा में आप समझेंगे तो। कबीलाई सिस्टम की अगर आप कल्पना करें तो वहाँ केवल शारीरिक स्तर के लोग ही होते थे, और जो सबसे ज्यादा शारीरिक स्तर का का आदमी होता था वो सरदार होता था। मार काट ये वो, धीरे धीरे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ तो आईक्यू लेवल के लोग पैदा होने लगे, तो वो मैनेज करने लगे। उन्होंने कई कबीलों को मिलाया, उन्होंने दिमागी देखा कि यार ये तो छोटे छोटे कबीले हैं, आपस में इनमें रोज कहीं ना कहीं टकराव होता है। तो बोला भाई थोड़ा मिलके चलो, कम से कम जो लाइक माइंडेड थोड़े एक जैसे कबीले हैं वो तो मिल जाओ। तो वो शादी करके एक दूसरे में शादी करने लगे, या जैसे तैसे करके उन्होंने एक दूसरे कबीले की जो दुश्मनियां थी, जो खामुखा के टकराव थे, वो बंद हुए। थोड़ा थोड़ा आईक्यू डेवलप हुआ, थोड़ी थोड़ी समझदारी डेवलप हुई, थोड़े थोड़े कोई गुरुकुल टाइप के कहीं खुलने लग गए कि ठीक है 10-100-50 गाँव में कोई एक आदमी होता था, थोड़ा बहुत वो कुछ पढ़ा देता था, आ जाओ भाई कुछ सीख ही लो, कुछ संकेत ही सीख लो, संकेत कैसे करना है, कुछ हल्की फुल्की भाषा ही सीख लो। तो उससे आईक्यू पैदा होना शुरू हुआ। तो फिर ये राज्य व्यवस्थाएं बनी, फिर उनमें और थोड़े बड़े कुछ गुरुकुल खुलने लगे, ऐसा ऐसा करके ये सब यहाँ तक पहुंचा है डेवलप होता होता। और पुराने समय में यदा कदा कभी कभार कोई आदमी थोड़ा बहुत समझदार पैदा हुआ तो उसको उतने संसाधन नहीं मिले कि वो ठीक से चीज़ों को खोज पाए। कई बार पहले पता चला कि मरते मरते तक कोई थोड़ी बड़ी चीज़ खोज पाया और मर गया, माने वो बात ही बेकार रही, क्योंकि वो उसको लिख नहीं पाया, वो उसको बता नहीं पाया। ऐसी कई बार घटनाएं घटी होंगी। और ये पता चलता है पुराने समय की
शास्त्रों को देख के या किताबों को देख के या उनकी बातों को सुन के लगता है कि उस समय भी यदा कदा कभी कभार ऐसे लोग पैदा होते थे। लेकिन आज तो गजब हो गया है। अब तो आप देख रहे हो वैज्ञानिकों की कितनी कतार है इस समय, कितने सारे वैज्ञानिक दुनिया में। यहां तक पहुंच चुका है ये समाज, मनुष्य का समाज, मनुष्य यहां तक पहुंच चुका है इतना डेवलप करता हुआ कि अब सीक्यू लेवल के लोग भी पर्याप्त मात्रा में होंगे इस समय। कई हजार लोग होंगे इस समय पूरी दुनिया में सीक्यू लेवल के भी, और ईक्यू लेवल के लाखों में होंगे। लेकिन बस अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उन लोगों को वो लोग अपनी जगह पहुंच सकें जहां पे जाके वो अपनी सर्विस दे सकें, अपने जैसी क्षमता है उनकी उस क्षमता का वो लाभ दे सकें लोगों को। वो इस संपूर्ण समाधान व्यवस्था से संभव हो जाएगा। और जिसको जो जॉब चाहिए वो जॉब उसको वहाँ पे मिल सकेगी, सभी को, पीक्यू वालों को भी, आईक्यू वालों को भी, ईक्यू वालों को भी, सीक्यू वालों को भी। और अभी जैसे अंधेरा होने लगा है, 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया है। बोलना तो इसमें बहुत सारा है, लेकिन इसको थोड़े से में समझिए, और ज़्यादा इच्छा होने पर आप दूसरे वीडियोज़ और या इस पुस्तक को पढ़ें या सुने। ये आपको उपलब्ध है दोनों ही रूप में। नीचे कमेंट्स में आपको इसके लिंक मिल जाएंगे। और एक बात फिर ध्यान से समझ लें कि ये जो क्लासिफिकेशन है इसका उद्देश्य मात्र है, एक तो व्यवस्था के लिए उद्देश्य है कि हर आदमी को सही जॉब पर पहुंचाना, हर आदमी को सही जॉब पर पहुंचने में उनकी हेल्प करना, ये उसका बड़ा उद्देश्य है, व्यवस्थागत उद्देश्य है। और दूसरा एक व्यक्तिगत उद्देश्य है जो कि इसी व्यवस्था से निकलता है कि हम एक दूसरे को जानेंगे तो एक दूसरे के साथ में ठीक से व्यवहार कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। अपने आधार से जानने की कोशिश करते हैं तो बहुत गलतियां होती हैं। तो अगर व्यवस्था ही डेजिग्नेशन दे, जैसे अभी व्यवस्था बोलती है ना कि इसके पास में लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस है, इसके पास प्राइवेट लाइसेंस है लर्निंग का, इसके पास में प्रोफेशनल लर्निंग का लाइसेंस है, ये व्यवस्था उसका टेस्ट लेके बता रही है ना आपको कि ये इस डिग्री का ड्राइवर है। तो वो देख के हम समझ जाते हैं। हमें अपने से नहीं समझना पड़ता कि हम उसको बोलेंगे हाँ भाई पहले तुम वाहन चला के दिखाओ, फिर हम अपने से जज करेंगे कि तुम कैसे ड्राइवर हो। नहीं, ये काम कौन कर दे रही है? ये काम व्यवस्था कर दे रही है उसका टेस्ट लेके। वो अलग बात है, अभी कहीं कहीं गलत ढंग से भी कर रही होगी, लेकिन व्यवस्थागत ढंग से ये चीज़ें ठीक होती हैं। जैसे आप पायलट का वो नहीं देखते जाके कि तुम सच में पायलट हो ना भाई, ऐसा करके शक नहीं करते ना। आपको व्यवस्था पे भरोसा रहता है कि व्यवस्था ने इसको यहाँ बिठाया है तो जांच पड़ताल करके ये बिठाया होगा, इसको जांच लिया होगा, इसकी क्षमताओं को जांच लिया होगा और ये सही उतरा होगा, इसलिए इसको यहाँ बिठाया है। उसी तरह से हर कंपनी वाला भी अपने ढंग से जांच लेता है अपने यहाँ किसी को भी नौकरी देने के लिए। हर प्रकार की नौकरी के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिससे जांचा जाता है कि ये इसके योग्य है कि नहीं है। उसी प्रकार से अगर पर्सनैलिटी का जांच भी हो जाए सिस्टम के द्वारा और उसको आप ऑनलाइन इंटरनेट देख सको हर एक आदमी के बारे में, तो आपको ये पता चल जाएगा ये इस स्तर का आदमी है, इस पसंद नापसंद वाला है, ऐसा है। आपको अपनी बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे बुद्धि से या आंशिक बुद्धि से या आंशिक रूप से देखने से गलतियां होती हैं कई बार समझने में दूसरे आदमी को, वो नहीं होंगी। तो आदमी का व्यवहार बड़ा उचित हो सकेगा, एकदम समुचित हो सकेगा जैसे होना चाहिए। फिर आपको मालूम होगा आप किससे कम्युनिकेट करने जा रहे हो, तो जिस भी विषय में आप उससे कम्युनिकेट करने जाओगे आप उस तरह से करोगे जैसे करना चाहिए या कर पाओगे। तो इसका वर्गीकरण के केवल ये 2 उद्देश्य हैं बस, कुल मिला के ये एक ही है। ये 2 तरह से मैं आपको बस बता रहा हूं, क्योंकि जॉब पर पहुंचाना भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है, कम्युनिकेट कराना ही होता है कि आपको आपके काम से कम्युनिकेट करा दिया, क्योंकि उस काम से ही आप दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करोगे। क्योंकि कोई आपके पास आएगा तो काहे के लिए आएगा?
आपसे कोई हेल्प के लिए ही आएगा ना, आपकी कोई सेवा लेने ही आएगा। तो कुल मिला के ये जॉब के लिए है सारा माजरा, जो कि एक व्यवस्थापक मतलब व्यवस्था से संबंधित चीज है। इसका और कोई अर्थ नहीं लगाना कि कोई आदमी पीक्यू का आदमी छोटा होता है, आईक्यू का आदमी बड़ा होता है, ईक्यू का आदमी उससे भी बड़ा होता है, सीक्यू का आदमी उससे भी महान होता है। ना, कोई महान नहीं होता। ये बस प्रकार होते हैं, ये बस इतने प्रकार के लोग हैं और अलग अलग ढंग से उपयोगी होते हैं समाज के लिए। जैसे जमीन विभिन्न प्रकार की होती है, कहीं रेगिस्तान होता है, कहीं उपजाऊ जमीन होती है, उपजाऊ में भी विभिन्न प्रकार की उपजाऊ जमीन होती है। कोई उपजाऊ जमीन किसी फसल के लिए अच्छी होती है, कोई किसी फसल के लिए अच्छी होती है, कोई सैंड किसी चीज़ के लिए अच्छा होता है। जैसे आप सैंड देखते हैं, ये जो आप कंप्यूटर में चिप वगैरह बनती है, ये सैंड से बनती है। इसका जो मूल तत्व है वो सैंड से लिया जाता है, सैंड में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ऐसा मत समझ लेना कि रेत जो है वो कोई बेकार की चीज़ है। नहीं, इस दुनिया में कोई चीज़ बेकार की नहीं है, हर चीज़ का उपयोग है। अगर कोई चीज़ का उपयोग अभी तक हम नहीं कर पाए, उसका इतना सा ही मतलब है कि अभी उससे संबंधित खोज होनी बाकी है, वो कभी बाद में उपयोग होगी। तो बस ये इतने प्रकार के लोग होते हैं और अलग अलग ढंग से सहयोगी होते हैं, सब बराबर होते हैं, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता है। इस बात को गांठ बांधकर ढंग से अपने अंदर रख लेना। अगर ये बात आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपका व्यवहार खराब होने ही वाला है। और अगर आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं अब तक दूसरों के साथ, उनको छोटा और बड़ा समझकर, तो आप अपना व्यवहार बेहुदा ढंग से कर रहे हैं। इस बात को जान लीजिए, समझ लीजिए और जांच लीजिए जो मैं बात बोल रहा हूं। अगर दूसरों में आप छोटा और बड़ा ढंग करके व्यवहार करते हैं तो ये एक बहुत ही बेहुदा व्यवहार है, ये बहुत ही अपमानजनक टाइप का व्यवहार है। अगर आप कर रहे हैं तो आप समझ नहीं रहे हैं, बस इतनी सी बात है। और व्यवस्था ऐसी है नहीं कि आपको ये बात व्यवस्थागत रूप से समझा सके। तो अभी मैं इस बात को ऐसे व्यक्तिगत रूप से आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, कई प्रकार से अलर्ट के। ये जो अभी मैंने बात रखी, ये अलर्ट करने के ढंग से रखिए, नहीं तो इस बात को मैं ऐसे सामान्य ढंग से भी रख सकता हूँ जैसे पहले से रख ही रहा हूँ, ताकि मेरा भाव है कि आप इस बात पर थोड़ा जोर डालें और समझें इसका क्या मतलब होता है। अगर आप सामने वाले को बड़ा और छोटा रखकर व्यवहार कर रहे हैं तो आपका व्यवहार सही नहीं है, आपका व्यवहार सही से न्याय नहीं करेगा, वहां पर उनको अच्छा नहीं लगेगा, सामने वालों को इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी की स्थापना करेगा, लड़ाई की स्थापना करेगा, छोटे बड़े की स्थापना करेगा, कंपटीशन की स्थापना करेगा। ये सारी चीज़ें आने वाली हैं अगर आपका व्यवहार बराबरी से नहीं होता है। इसीलिए जब भी मैं किन्हीं के साथ व्यवहार करता हूँ और कई बार लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि मैं सबको एक समान जैसा समझकर ही व्यवहार करता हूँ। मेरे व्यवहार में ऐसा नहीं रहता कि मैं किन्हीं को ज़्यादा सम्मान दूँ या किन्हीं को कम सम्मान दूँ। जैसा भी सम्मान रहता है एक जैसा रहता है, बराबर, और वो ज़्यादातर उपयोगिता के आधार से होता है, बस। तो कई बार लोग समझते हैं कि यार हम इतने बड़े लोग हैं समाज में, तुम हमारी स्थिति नहीं देख रहे हो। नहीं भाई, वो स्थिति मैं नहीं देखता। वो अच्छी बात है कि आप उस तरह से उपयोगी हो समाज में, लेकिन उससे कोई महान और बड़े और वो चक्कर नहीं है। इससे बहुत समस्याएं खड़ी होती हैं, हो रही हैं ऑलरेडी। इसलिए इस नशे से उतरो, इस बड़े और महान होने के नशे से उतरो। अपनी अपनी चीज में महान ऐसे हो, ऐसी बीमारी मत रखो मानसिक अपने अंदर कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। अच्छा, नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, आप ज्ञानी हैं तो अच्छी बात है, इस तरह से आप उपयोगी होंगे समाज के लिए। लेकिन जो दूसरे लोग वहाँ पर अगर आते हैं, डिस्कशन करते हैं, पूछते हैं, तो पूरा स्पेस दो हर चीज़ को। ठीक है, आपकी बात आपने रख दी, वो हो सकता है एकदम एक्यूरेट हो, मगर उसको लोगों को जांचने दो, लोगों को प्रश्न करने दो उस पर। जितना गहरे तक प्रश्न करें करने दो। आप जहाँ तक उत्तर देते हैं दो, आगे का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आप ढूंढो क्यों नहीं दे पा रहे हो, ये आपका उत्तरदायित्व है। या फिर सवाल वाले को पूछो, मतलब उसको ये समझाओ
अगर उसका सवाल ठीक नहीं है तो उसका सवाल उसको समझाओ कि भाई इस तरह से ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बातचीत में से भाग जाओ, नहीं, फिर तो आप बुद्धिशील भी हो, इसमें भी शक हो जाएगा कि ये क्वेश्चन भी आपके पास है कि नहीं है। तो अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं अपनी बात को यहाँ पूरा करता हूँ। मेरा आप मतलब समझ गए होंगे कि वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है और उसको कहाँ यूज नहीं करना है, ये दोनों बात आप समझ गए होंगे, कहाँ यूज करना है और कहाँ नहीं करना है। आप सबका धन्यवाद इस को देखने के लिए, समझने के लिए। और अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बात लोगों तक पहुँचे और वो भी इस बात का लाभ उठा के और पूरे समाज को, पूरी दुनिया को इसका लाभ मिल सके। और इसमें अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मेरे यहाँ पूरा स्पेस है, आप मुझे आके काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। हर बात के लिए मुझसे आप आके डिस्कशन कर सकते हैं। मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप डिस्कशन ना कीजिए, आप सवाल ना कीजिए। मैं जहाँ कहीं सवालों के जवाब नहीं दे पाऊँगा तो मैं ये अपनी कमी मानूंगा और इस बात को आपके सामने रखूँगा और उस कमी को फिर मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। और अगर मुझे आपका सवाल लगेगा कि नहीं उपयुक्त नहीं है तो आपको बाकायदा मैं उसे एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्यों उपयुक्त नहीं है, अगर नहीं है तो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको भी चर्चा में बने रहना होगा, भाग नहीं जाना होगा। लेकिन ये भी इच्छा के आधार पर ही होता है। जो आदमी जितनी गहरे से जानने की इच्छा रखते हैं वो उतना गहरा जाते ही हैं। तो इसलिए वो बात मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलता, ये बात खाली बताने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग आग बीच में चले जाते हैं तो उसमें इतना सा ही मतलब होता है कि वो उनका अपना स्थिति उतने तक ही है, ये चीज़ है। उसके लिए हम लोगों ने ओपन मंच खोला हुआ है, एक खुला मंच है जिसका नाम है, जो अभी जियो मीट ऐप पर चलता है, एक दिन छोड़ के एक दिन चलता है, इवन डेज में रात को 8 से 10 बजे। वहाँ हर बार कोई ना कोई टॉपिक रहता है और आप वहाँ वक्ता बन सकते हैं, अपना टॉपिक खुद रख सकते हैं, या आप प्रश्न करने वाले मुख्य रूप से बन के आ सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में जो कि इस यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट टीम की तरफ से रखे गए हैं। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आप किसी को लाना चाहते हैं वक्ता के तौर पे, उनको बुला सकते हैं। कोई भी किन्हीं को आमंत्रित कर सकता है और खुद ही सवाल पूछने के रूप में भी आना चाहें तो भी आ सकते हैं। यहाँ सब खुला हुआ है इसमें। उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है, उसको डाला जाता है, बहुत सारे लोगों तक वो चर्चा जाती है और लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसमें आप कोई प्रकार का सहयोग करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। सबके लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएंगे। अब एकदम अंधेरा हो गया है तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे समाप्त करता हूँ और अगली बार फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ मैं आऊँगा। धन्यवाद आप सभी का।